अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। अलग-अलग मौज़ूआत पर अलग-अलग शख्सियत से अक्सर बात करते रहते हैं। इस टाइम हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक पर्सन एडवोकेट ज़ीशान राणा साहब जुड़ चुके हैं। ज़ीशान साहब बहुत-बहुत शुक्रिया कीमती वक़्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया शराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम सामीन को मैं बता दूँ आज इनसे हम तफ़सीलन बातचीत करेंगे। जम्मू-कश्मीर को लेकर बात करेंगे, फिर उसके बाद इनके एरिया पर भी आएँगे। लेकिन ज़ीशान साहब ये बताइएगा, 2014 के बाद क्या लगता है कितनी डेवलपमेंट हुई है जम्मू-कश्मीर में? देखिए शराज साहब, जहाँ तामीर और तरक्की की बात करूँ और साथ-साथ में मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि 2014 के बाद जम्मू-कश्मीर ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है हुँ, और ख़ासकर 2019 के बाद जो हुआ, जो जिस तरीके से जम्मू-कश्मीर की आवाम के साथ जो अत्याचार किया गया और जबरन जो फैसले मरकज़ी सरकार की तरफ से हुए, जो काले कानून यहाँ पे लाए गए, जिस तरीके से हमारा आइन हमसे छीना गया, जिस तरीके से हमारा स्टेटस हमसे छीना गया, जिस तरीके से हमारी पहचान हमसे छीनी गई। मैं ये कहूँगा कि ये कुछ अरसा ज़ीशान जो साहब गुज़रा है। जो आप बात करें आयन की बात करें, वो तो कहते हैं कि ये पहले ही टेम्परेरी पहले ही खोखला था। देखिए, टेम्परेरी था, खोखला था, उसका फैसला तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी। जहाँ तक बात यहाँ आर्टिकल 370 की है, मेरे पास 2-3 एग्ज़ाम्पल्स हैं, यहाँ कोट कर सकता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से, कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी 2017 में, 2016 में ये कहा था कि जो स्पेशल आर्टिकल 370 है, वो एक स्पेशल जो परमानेंट स्टेटस जो है एक्वायर कर चुका है। उसे रिमूव हुँ, करना इतना आसान नहीं था। पहली बात तो ये, जिस तरीके से उन्होंने इसको रिमूव किया, जिस तरीके से एब्रोगेट किया, वो तरीका ही गलत था। यहाँ के गवर्नर के पास कोई इख्तियार ही नहीं था उसे रिमूव करने का। ये बात जो है वो ओपन ओपन पेज में, आप ये ओपन बुक है वो, ये बात की आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अगर गवर्नर जो एक नुमाइंदा होता है सेंट्रल मरकजी सरकार का, वो अगर मरकजी सरकार के कहने पे कोई फैसला करे, उसका ये मतलब नहीं है कि वो विल ऑफ पीपल जो है यहाँ पे डिसाइड कर रहा है। जो विल ऑफ पीपल जो है वो लाई करती है यहाँ की असेंबली पे। यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे जब कोई फैसला करें तो हम ये समझ सकते हैं, अगर यहाँ की असेंबली कोई फैसला करती, हालांकि यहाँ की असेंबली के पास भी इख्तियार नहीं था, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास इख्तियार था उसको रिमूव करने का। और अगर हम ये कहते कि फॉर इंस्टेंस अगर हम ये कहें कि 2 मिनट के लिए कि यहाँ की असेंबली जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ भी अगर कोई ऐसा फैसला करती, तो शायद वो कुछ किसी हद तक समझ में आता। मगर जिस तरीके से हमसे एक एक रात के अंधेरे में ये इतना बड़ा फैसला किया गया और जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे लोग के लिए। और उसके कहीं बाद न कहीं लगातार जो वार हुआ है, जिस तरीके के कानून पास किए जा रहे हैं, यहाँ देखिए गवर्नर साहब जो है इस यूनियन टेरिटरी को चला रहे हैं। आप ये मानते हैं कि इतनी बड़ी यूनियन टेरिटरी है, उस यूनियन टेरिटरी को सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर चला सकता है या उसका एक एडवाइजर चला सकता है? बहुत मुश्किल है इसको चलाना। यहाँ पे 25 के करीब वजीर हुआ करते थे, यहाँ चीफ मिनिस्टर होते थे, उनके एडवाइजर्स होते थे और फिर उनके नीचे ब्यूरोक्रेसी काम करती थी। आज देखिए ब्यूरोक्रेसी का निजाम, ब्यूरोक्रेसी का हाल देखिए कहां पे है। तो ये कुल मिला के कहूंगा कि निशान साहब 2014 के ला बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत कुछ सहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। सर लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए, जम्मू कश्मीर पूरे की बात कर रहा हूँ, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो 370 को एक मुद्दा बनाया, एक काइंड ऑफ मैनिफेस्टो बनाया था। सारी अलग-अलग तंजीम भी ये कह रही हैं कि जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने बोला कि 370 का मसला है, तो इसलिए आप सोच समझ कर वोट दीजिएगा। ये हर काफ़ी लीडरों ने ये बात कही हुई है। तो आपको नहीं लगता ये आप उस चीज़ पर उतर नहीं पाए? क्योंकि ये डिसाइड तो कोर्ट ने करना था, लेकिन आपने अपने पर ज़िम्मेदारी ली। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं देखिए जो अब आप मेरे ख्याल से डीडीसी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। जी, जी, देखिए जी। हमें हम ये मानते हैं कि 2018 में जब पंचायत के इलेक्शंस हुए और उसके बाद 2019 में जब बीडीसी के इंतखाबात हुए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन इलेक्शंस का बायकॉट किया था, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और हम ये मानते हैं और हमने अपनी गलती को तस्लीम भी किया है कि हमने एक रास्ता जो है, एक स्पेस जो है उन जमातों को दे दी जो जमात जो है जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। और एक फ्री हैंड उन लोगों को मिल चुका था। इसलिए हमने जब डीडीसी के इलेक्शंस आए, हमारी लीडरशिप ने एक फैसला किया, हमने ये कहा कि हम अब खुली स्पेस जो है
हम इन तंजीमों को नहीं देंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमारी पार्टिसिपेशन रहेगी, और उसके बाद जो है अवाम जो फैसला करना चाहेगी वो फैसला करेगी। जहां तक बात जो है 370 की है, मैं ये कहूं कि तो देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 370 जो है अब सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला है उसी का इंतजार हम सबको करना है, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ के लोगों के जज्बात देखेगी, यहाँ के लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो फैसला किया गया वो फैसला गलत था। हमने ये कहा कि हम जो है 370 की बात, क्योंकि जब यहाँ असेंबली इंतखाबात जो बीजेपी नहीं करवा रही, और हमें ये पूरी पूरी हमें मानते हैं इस बात को कि जब भी इलेक्शन होंगे यहाँ की आवाम इस बात को समझेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो ये करना चाहते हैं असेंबली में, यहाँ पे जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम ये क्या कहते हैं कि अगर कल को यहाँ इलेक्शन हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, तो एक रेजोल्यूशन जो है असेंबली की तरफ से भी पास हो सकता है, और वो कल को सुप्रीम कोर्ट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि हम स्पेस इन लोगों को नहीं देना चाहिए, कोई भी तरीका इन लोगों के पास नहीं रहना चाहिए जिससे ये इस रियासत को, उस यूनियन टेरिटरी को और तबाह बर्बाद कर सके। बीजेपी का कहना है 50 पार, कोई भी जलसा हो, कोई रैली हो, हर जगह में ये चीज कहना। और इस चीज को आप किस तरह देखते हैं कि खतरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए शराज साहब, मैं ये कहूं कि पहले तो ये लोग इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। 2022 में जो है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पेश की, वो अलग बात है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरीके का काम किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे कबूल नहीं किया। इससे पहले भी जितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ जब मुकर्रर हुए तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज को बाइफरकेट किया था। जो पिछली डिलिमिटेशन जिसने जिस तरीके से काम किया है, मैं ये समझता हूं कि पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हर कॉन्स्टिट्यूंसीज का विजिट करना था, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उस इलाके को देख के उसकी ज्योग्राफिकली क्या वो इलाका जो है बाइफर्केशन के लिए क्या उसको इस इलाके को बाइफर्केट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मेंढर की एग्जाम्पल लेता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मेंढर के 2 हिस्से कर दिए गए थे, वो अलग बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोकल क़यादत ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने किस तरीके से वहां पे ये अपील की और डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये बात रखी कि आपने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज को बाइफरकेट किया वो तरीका गलत है। वो मेंढर की जहां तक मैं बात करूं तो हमने जिस तरीके से मुद्दा उठाया वो पब्लिक डोमेन में है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। उसी तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन की ओवरऑल जो फाइंडिंग थी, जो जिस तरीके से डिलिमिटेशन काम किया है, मैं समझता हूं बहुत ही एक उनकी तरफ से एक गलत फैसला है। जिस तरीके से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है शोपियां को अनंतनाग और राजौरी पूंछ को मिला दिया गया, मैं नहीं मानता हूं कि ज्योग्राफिकली टोपोग्राफिकली वो इलाका जो है मेल खाता है। उसी तरीके से बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जहां पे डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से गलत फैसले लिए गए। और जहां तक बात आपने जो सवाल उठाया बीजेपी का 50 पार का, मैं समझता हूं कि जब वो इलेक्शंस करवाएंगे तब उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो साबित हो जाएगा कि भाजपा जो है 50 से पार जाती है ये क्या, या उसका यहाँ से जम्मू कश्मीर से जो है वो सैकड़ा जो है वो साफ होता है। मुझे इस बात का यकीन है कि यहाँ की आवाम उस दिन का इंतजार कर रही है कि जब भाजपा को जम्मू कश्मीर से उखाड़ के बाहर फेंका जाए, क्योंकि इन लोगों ने लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है, इन लोगों ने लोगों के जज्बातों का खिलवाड़ किया है। यहाँ की आवाम उस दिन का इंतजार कर रही है और हम भी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से तैयार है, हमारे कैडर तैयार है, हमारे वर्कर्स तैयार हैं। तो इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा तो हम बताएंगे। जिशान साहब, जरा ये बताइएगा, बड़ा अफसोस होता है जब अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, पुंछ हर लिहाज से पीछे है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स आता है, उसमें हमने सोचा था कि ज्यादा नहीं तो 11th या 12th रैंक पे जरूर होगा, लेकिन 20th रैंक में। देखिए शराज साहब, इसमें कई फैक्टर्स हैं। इसमें फैक्टर्स जिस तरीके से जो वर्क कल्चर है खास तौर से हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मैं अक्सर ये अपने वालिद मोहतरम से भी इस बात का जिक्र करता हूं कि जिस तरीके से जो काम करने का स्टाइल है हमारे लोगों का, और खासकर जो लोग मुझे इस बात की समझ नहीं आती है और मेरी समझ से पार है कि जो लोग पुंछ में आते हैं उन्हें या बाहर से लोग जो भेजे जाते हैं उन्हें शायद यहाँ का वर्क कल्चर देख के यहाँ जो तरीका अपनाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगा कि हम जिस तरीके से लोगों का इस्तकबाल करते हैं और उसी तरीके से जब लोगों का यहाँ से ट्रांसफर होती है तो हम उन लोगों को बहुत ढोल धमाके के साथ उनको विदा करते हैं। तो पहली बात तो जी ये है कि हमें उन लोगों से काम लेना चाहिए।
अगर कोई एज डीसी और एज एसएसपी और कोई भी किसी भी पोस्ट पे तैनात होता है, तो हम लोगों का भी फर्ज है कि उनसे उस पोस्ट के मुताबिक जो है वो काम लिया जाए। हम लोग जो है काम करवाना पसंद नहीं है। हम लोगों को, मैं ये कहूंगा कि एक ऐसी परसेंटेज है हमारे जिले के अंदर जो सिर्फ चापलूसी में यकीन रखती है, जो भी जिस तरीके से लोगों की नुमाइंदगी करनी चाहिए वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, वो सिर्फ चापलूसी करते हैं और अपना काम जिस तरीके से निकलवाना हो निकलवाते हैं। मेरा ये कहना है कि इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नौजवान साथियों को, और वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है दिन ब दिन जो है नीचे जाते हुए नजर आ रही है, इस डिस्ट्रिक्ट को हमें जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर के लेवल पे अगर हम इसको चाहते हैं कि टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट भी आए, उसके लिए सबसे पहले तो हम नौजवानों को एक स्टेज पे आना होगा। हम नौजवानों को यहाँ का वर्क कल्चर जो है इसे तब्दील करना होगा। हम लोगों को ये समझना होगा कि जो ऑफिसर यहाँ पे बाहर से भेजा गया है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आया है, उसे उसकी पोस्ट के मुताबिक जो है उसे काम लेना होगा, तभी जाके यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है। और देखिए ओवरऑल अगर आप देख लीजिए यहाँ पे अभी तक जो है हमारे लोग जो है वो बेसिक चीजों के लिए जो है लड़ाई हमारी चल रही है। बेसिक चीज जैसे सड़क, रोटी, कपड़ा और मकान जो है बेसिक चीजें हैं। इन जो चीजों के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, रोड कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए हमारी लड़ाई जो है वो चल रही है। और स्कूल कंडीशन देख लीजिए, एजुकेशन का निजाम हमारे इलाके के अंदर देख लीजिए, टीचर्स की अवेलेबिलिटी जो है स्कूल्स के अंदर नहीं है, किस तरीके से बच्चे जो है दरबदर होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए विशाल तो सर, ये जिम्मेदारी कहीं हम पे भी आयद होती है, और खासकर जो लोग इस वक्त चुने हुए नुमाइंदे हैं, डीडीसीज हो गए, बीडीसीज हो गए, उन पे भी आयद होती है कि वो किस तरीके से अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिशान साहब, बड़ा अफसोस होता है। नो डाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइन शॉप ओपनिंग को लेकर जज करी कि नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए मेंढर में। मेंढर की जो लीडरशिप है, हमारे एक्स लेजिस्लेटर या जावेद राणा साहब की बात करें, नदीम रफीक खान साहब या उनके ब्रदर की बात करें, वो आवाज उस पर उठा रहे। लेकिन बीजेपी में अगर हायर हायरार्की में देखें तो कहीं ना कहीं वो स्कोप रहे मेंढर में होना चाहिए। लेकिन डीडीसी जो हेडक्वार्टर मेंढर वाजिद टिक्कू साहब, वो कहते हैं कि नहीं, शराब बिल्कुल ओपन नहीं होनी चाहिए। वहीं पर एक और धड़ा आता है, वो कहता है कि वाइन शॉप खुलनी चाहिए। फिर एक और कुछ और जो चेयरपर्सन, माफी चाहूंगा, वाइस चेयरपर्सन साहब कहते हैं कि जो नौ पहले रेट ज्यादा था अब कम होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो नुमाइंदे चुने चुने हैं आपने, कहीं ना कहीं वो भी इनका साथ दे रहे हैं। सर, इज इट फेयर? देखिए शराज साहब, मैं पहले ये कहूंगा कि जिस तरीके से वाइन शॉप का मसला जो है सामने आया, पिछले 8-10 सालों से कोई भी शॉप जो है वो मेंढर के अंदर नहीं खुली थी। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सरकार की जो एक्साइज पॉलिसी है ओवरऑल, एक तरफ से सरकार ये कहती है कि हम ड्रग्स से लोगों को दूर रखना चाहते हैं और खासकर नौजवान पीढ़ी को। और आपने भी देखा होगा कि आए दिन मैं जो अक्सर अखबारों में पढ़ता हूं और आए दिन सोशल मीडिया के थ्रू देखता हूं कि ना जाने कितने नौजवान जो हैं हमारे इसमें मुलविस हैं, ना जाने आए दिन जो हमारे कितने नौजवान जो हैं पकड़े जाते हैं। उसके लिए बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि नौजवान पीढ़ी जो है हमारी दरबदर हो रही है, वो खराब हो रही है, और उसे सही रास्ते पे लाना हम लोगों का काम है। और चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उन लोगों को ये समझना होगा कि इलाके की तरक्की आपके लिए आप अगर काम कर रहे हैं, उस साथ साथ में आपने ये भी देखना है इस नौजवान नस्ल का, क्योंकि ये नौजवान जो है हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। बिल्कुल। इनका मुस्तकबिल बेहतर हो, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ये कहते हैं कि अगर जो चीज 1000 रुपए में मिल रही है, अगर वो 400 रुपए में मिलती है, तो पहली बात तो हमारा मजहब भी उस चीज का इजाजत नहीं देता है कि हम ना ही वो चीज हम ना ही वो परचेज कर सकते हैं, ना ही वो बेच सकते हैं। तो हमारा तो कोई लेना देना नहीं उस चीज के साथ, और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो चीज 1000 रुपए में अगर ब्लैक में अगर वो बिकती है तो क्या हो गया, अगर वो 400 रुपए में या 200 रुपए में मिलेगी तो लोगों का ही फायदा है। तो पहली बात तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे कैसे नुमाइंदे लोगों ने चुन के यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि वो कुछ लोग जो है एक्सीडेंटल लीडर्स बन चुके हैं, एक्सीडेंटल लीडर्स, क्योंकि हादसाती तौर पे ये लोग चुने हुए हैं। सर, ये इन्हें इनके बताइएगा पास कोई विशाल साहब, इनके पास आप कोई उनको ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं, काफी मैं इंटरव्यूज और रैली देखता हूँ, कहीं ना कहीं आप कहते हैं निशाना सीधा वाइस चेयरपर्सन साहब पर होता है कि ये बीजेपी के एजेंट है। काफी लीडरों ने ये खुले अल्फाजों में कहा है। सर, देखिए बीजेपी के एजेंट, मैंने ये नहीं कहा कि ये बीजेपी के एजेंट है, ये आवाम कहती है। हम हर किसी ने देखा है जिस तरीके से जब मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 हिस्से हो गए,
तो इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई और इन्होंने कहा कि जो सरकार का फैसला होगा हमें मंजूर होगा, हम लोग जो हैं सरकार के फैसले पे खड़े हैं। पहली बात तो इनको ये अवाम को बताना होगा कि ये अवाम के नुमाइंदे हैं या ये सरकार के एजेंट हैं। इन्होंने ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो अवाम के हैं, ना के सरकार के हैं। इनको अवाम ने चुना है तो इनको अवाम की बात करनी है। अवाम अगर तकलीफ में है तो इन्हें ये सुनिश्चित करना होगा, ये देखना होगा कि किस तरीके से वो अवाम को उस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे सरकार की नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं। तो आज जो सरकार है, जिस तरीके से बीजेपी इन लोगों को इस्तेमाल कर रही है और इन लोगों के जरिए जो है अवाम के अंदर जो है एक इंतशार जो है फैला रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक साल के अंदर जिस तरीके से कम्युनिटीज को एक आमने सामने खड़ा कर दिया। हमारे राजौरी पुंछ की मैं एग्जांपल लेता हूं और उसमें ये लोग जो है मुलविस हैं, ये लोग, इनका एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। और ये अक्सर देखा जाता है कि इलाके के अंदर इंतशार फैलाने में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इलाके की तरक्की के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है। इनको ये लगता है कि जब से यही लोग चुन के आए हैं इलाके के अंदर काम हुए, इससे पहले ना ही ये इलाका जो है इसके अंदर कोई काम हुआ था, ना ही इस इलाके के अंदर कोई तरक्की हुई थी। इनको ये लगता है। इनको ये समझना होगा कि अगर आपको इलाके की तरक्की करवानी है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि अवाम के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। अवाम ने अगर आपको चुना है तो आप सही मायने में उनकी नुमाइंदगी करें और उस अवाम को साथ में लेके चलें। जब ड्रग्स का इतना बड़ा मसला जो है, मैं ये जिस बात पे जो बात आपके सामने पहले से रख रहा था कि इतना बड़ा मसला है, उसके लिए उसके खिलाफ हम लोगों को एक जंग जो है वो छेड़नी चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, हमें पुलिस का साथ देना चाहिए और पुलिस को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसकी प्रॉपर सर्विलेंस हो, प्रॉपर पेट्रोलिंग हो। और मेरी खासकर आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जिला इंतजामिया को भी दरखास्त मैं ये करता हूँ कि एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर, उसके लीडरशिप के अंडर जो है एक टीम बनाई जाए और इस नारकोटिक्स और पूरा ये जो ड्रग माफिया है इस पे शिकंजा कसा जाए ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो खराब ना हो। तो जहां तक बात है यहाँ की लोकल लीडरशिप की, मैं ही समझता हूँ कि ये लोग जो हैं, जो अवाम ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये मुझे पूरे उतरते हुए नजर नहीं आते। ये बताइएगा, अब आपके लिए खतरा हो चुका है मेंढर में, क्योंकि बहुत सारी लीडरशिप तैयार हो रही है। बीजेपी से वाजिद टिक्कू साहब तैयार हो रहे हैं, नदीम रफीक खान साहब, आप के वालिद साहब अगर एमएलए इलेक्शन होते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस डर चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेंढर के लीडरशिप कहती है कि अब इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस आउट है। देखिए शराज साहब, देखिए मैं आपको ये कहूंगा क्योंकि इलेक्शंस तो अभी का इलेक्शंस का कोई पता नहीं है कि कब ये सरकार इलेक्शंस करवाए, मगर इस बात की एक दिल के अंदर मैं ये कहूंगा, ये मेरा दिल जो है वो ये कहता है कि मेरे वालिद मोहतरम ने जो एज एमएलए और एज एमएलसी जो जिस तरीके से इलाके को रिप्रेजेंट किया और इलाके के अंदर ये दिखाया कि अगर सही मायने में कोई चाहे तो इलाके की अगर कोई तरक्की करवाना चाहे तो मेरे वालिद जो है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है उसके हम लोगों के सामने। जिस तरीके से, क्योंकि 2002 में जब उन्होंने इस इलाके को संभाला था, उससे पहले का इलाका, उससे पहले का मेंढर भी, क्योंकि आप अभी आपकी उम्र भी कम है, आप अपने बुजुर्गों से पूछिए कि उससे पहले का मेंढर कैसा होता था और 2002 के बाद का मेंढर आपको किस तरीके का नजर आता है। यहाँ एक छोटे से ईजीएस सेंटर से लेके डिग्री कॉलेज मेंढर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भेरा के अंदर, फिर मॉडल स्कूल फॉर बैकवर्ड एरिया जो पठाना तीन के अंदर खुलने जा रहा है। इन एजुकेशन सेक्टर में अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करूं तो बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे वालिद मोहतरम का, जिसे मैं ये कहूंगा कि इवन की वहां उस वक्त की अपोजिशन ने भी ये कबूल किया था कि काम करवाने के मुकाबले में जावेद राना साहब का कोई मुकाबला, काम करवाने में जावेद राना साहब का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात, जब जहां तक सड़कों की बात करूं मैं, रोड आप अपने इलाके का, क्योंकि आप गुरसाई से ताल्लुक रखते हैं, तो आप अपने इलाके को देख लीजिए कि किस तरीके से गुरसाई, खासकर गुरसाई की जितनी भी पंचायतें हैं, किस तरीके से उन्होंने गुरसाई को पूरे मेंढर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। और ओवरऑल जितना भी पैसा, जितना भी उस दौर में आता था, वो कोशिश उनकी यही रहती थी कि यहाँ की रोड जो है, नई रोड, नए प्रोजेक्ट्स वो लेके आते थे। मुझे याद है आज भी कि 2009 की बात है, 2007 की बात है,
मेंढर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 26 प्रोजेक्ट्स रोड के आए, जिसमें से 23 प्रोजेक्ट जो है मेंढर के लिए जावेद राणा साहब लेके आए। तो कुल मिला के ये कहूंगा कि एज एमएलए, एज एमएलसी, और फिर दोबारा जो 2-2.5-3 साल का उनको मौका मिला काम करने का, उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर सही मायने में अगर कोई जज्बा रखता है काम करने का अवाम के लिए, अगर कोई अवाम की नुमाइंदगी करना चाहे, तो इससे बेटर जो है एग्जांपल नहीं मिल सकती। और उसके अलावा जहां तक बात है अवाम की उम्मीदों पे उतरने के लिए, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि जब भी कोई मसला हुआ, जब भी देखिए जिस तरीके से मेंढर को काटने की बात की, डिवाइड करने की बात की बीच में से, उसके बाद यहाँ पे जब ये कानून पास किया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, उसके बाद स्टेट लैंड से लोगों को निकालने की बात की, तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि आपको मेरे वालिद जो हैं सबसे आगे नजर आए होंगे इस दौरान में भी, कि उन्होंने हमेशा से जब भी अवाम के खिलाफ अगर कोई बात कोई करता था, अवाम के हक की अगर कोई बात जब की, तो मेरे वालिद मोहतरम ने की। और मुझे उम्मीद है कि अवाम ये सब चीज देखेगी और फिर फैसला करेगी कि सही मायने में अगर आपका कोई लीडर है, और अगर लीडरशिप, देखिए लीडरशिप का क्या मतलब होता है, लीडरशिप का मतलब है कि वो अवाम की उम्मीदों पे उतर सके, उनकी जज्बातों की कदर कर सके और उन्हें लीड कर सके। और क्योंकि एक लीडर की जुबान जो है वो उसकी अपनी जुबान नहीं होती, वो उसकी अवाम की जज्बात जो है वो अपनी जुबान से बयां कर रहा होता है, और मेरे वालिद ने वही करके दिखाया पिछले 20-23-25 सालों में। विशाल साहब, आप कहते हैं रोड का जाल बिछाया या एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, नो डाउट तहसील दी है, नो डाउट, लेकिन वहीं पर वाइस चेयरपर्सन साहब कहते हैं एक्स लेजिस्लेटर की जो खुद की रोड है वहां पर मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है इस तरीके से। देखिए वो अब इसका मतलब आपने डेवलपमेंट वहां पे नहीं की है। देखिए 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 ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। एक जो इलाका कनेक्ट करता है कालाबन को, और खासकर सखी मैदान कलाई रोड जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए मेरे वालिद मोहतरम ने कितनी जंग लड़ी है, और जिस तरीके से वो रोड जो है वो अब आपने देखा होगा जिस तरीके से वो उस पर काम हुआ, और अब जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, और वहां पे मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी आती। उसके साथ साथ अगर मैं देखूं कालाबन की, अगर मैं बात करूं, कालाबन के अंदर रोड नेटवर्क बहुत पहले से जो है रोड यहाँ पे, मतलब मैं समझ सकता हूं कि बीच में कुछ इलाके छोटे छोटे मोहल्ले रह गए होंगे, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेंढर का कोई भी इलाका, कोई भी गांव, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी में, दोनों इजला की अगर मैं बात करूं, दोनों इजला में अगर सबसे बेटर रोड कनेक्टिविटी है तो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। ये एक जनाब एक रात में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, एक रात में तरक्की नहीं हो सकती। ये 10-15 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज जो मेंढर देख रहा है वो पिछले 10-15 साल की किसी की सोच, किसी का विजन जो है वो आज दिखाई दे रहा है। कि अगर आज सर्कुलर रोड जो है मेंढर के अंदर बन चुकी है, बेहरा के अंदर देख लीजिए, कसाब के अंदर देख लीजिए, या सलवा के अंदर देख लीजिए, गुरसाई के अंदर देख लीजिए, मनकोट के अंदर देख लीजिए, सागरा के अंदर देख लीजिए, तो आपको कोई भी इलाका, कोई भी ये बॉर्डर का इलाका देख लीजिए, दारगुलून देख लीजिए, कोई भी इलाका आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और वो रोडें आपको आज की रोडें नहीं नजर आएंगी, वो रोडें सब 2002 के बाद की निकली हुई हैं और 2019-20 से पहले की निकली हुई हैं। और 18-19 में भी जब एज एमएलए जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स भेजने की कोशिश की, वो आहिस्ता आहिस्ता अब सरकार की तरफ से वो निकल रहे हैं और वो काम उनपे भी चल रहा है, काम हो रहा है। डीडीसी वाइस चेयरपर्सन की जो आप बात की, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा उनकी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हासाती जो लोग होते हैं उन पे ज्यादा वक्त जो है जाया नहीं करना चाहिए। ये लोग एक बार, क्योंकि अवाम को भी पता है कि जिस तरीके से जो इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से क्या क्या उस इलेक्शन के अंदर हुआ, मुझे उस पर नहीं जाना है, मगर ये मैं दावे से कह सकता हूं कि इस इलाके की रिप्रेजेंटेशन अगर किसी ने की है तो मेरे वालिद मोहतरम ने की है, उससे बेटर रिप्रेजेंटेशन जो लोग उनके साथ आज चल भी रहे हैं, अगर आप उनसे ये पूछेंगे ताकि आप दिल पे हाथ रख के भी बोलिए कि यहाँ इलाके की अगर रिप्रेजेंटेशन की है, तो भी जावेद राणा का नाम लेंगे, जावेद राणा के अलावा किसी का नाम नहीं लेंगे। विशाल साहब, मैं अपने एरिया की बात करूं, गुरसाई फाउंडेन एरिया, नो डाउट रोड दी है, लेकिन जब क्लस्टर मॉडल विलेज की बात की जाती है तो जियारत के सामने एक वेडिंग हॉल बनाना था। जो खबर हमारे तक आई है उसमें ये था कि पहले 60 लाख आया, उसके बाद 30 या 40 लाख में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद तो सिर्फ प्लान तैयार किया, उसके बाद काम ही नहीं अभी तक स्टार्ट किया गया। उसके बाद पीएचसी भी आप ये पीएचसी भी आप देखिए लेके शरा साहब, पीएचसी इस भी पे आप लेकर मैं दूसरी जगह इतने चले। डिटेल
इतने मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे पास मालूमात पूरी नहीं है, मगर जितना मैं जानता हूं मैं उतना आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि क्लस्टर मॉडल विलेज जो है उस वक्त कालाबन और गुरसाई को तब दिया गया, और उसके बाद दोबारा से मॉडल विलेज दिया कालाबन और छुंगा को। उस वक्त जो प्लान बना, प्लान के मुताबिक जो है काम हुआ, कई जगह काम शुरू भी हुआ, मुकम्मल भी हुआ, मगर कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरीके से फंड्स जो है वो रिलीज होने चाहिए थे, उन पे कहीं ना कहीं रोक लगी। उस तरीके से वो फ्लो जो फंड्स का होना चाहिए था, वो फंड्स जो है उस तरीके से नहीं मिल पाए और वो काम जो है वो नहीं हो पाया। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो काम जो है पूरी तरीके से जो क्लस्टर मॉडल विलेज का काम जो है बंद हो चुका है, ऐसा नहीं है। दोनों मॉडल विलेजेस जो है, चाहे वो गुरसाई हो, कालाबन हो या छुंगा हो, उन पे जो है हम हमारी, क्योंकि कुछ दिन चंद दिन पहले भी हमने इस पे बात की है, और हमारी ये कोशिश है कि हम जल्द से जल्द जो है फंड्स जो है अवेलेबल करवाएं ताकि उन पे काम चल सके। पीएचसी मंडा के लिए काम स्टार्ट किया गया था, मशीन लगाई गई थी, लेकिन उसको भी आप ट्रांसफर करा देते हैं। वहां नहीं नहीं, देखिए ट्रांसफर नहीं है वो, मुझे वो मैं, क्योंकि अब मैं इतनी बड़ी तंजीम को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं छोटे हिस्से इलाके की बात करूं तो वो भी मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो पीएचसी की बात आपने की, वो उस वक्त वहां एक जमीन का मसला था, और मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब उसके लिए मुझे याद है मेरे घर पे जम्मू में, उसके लिए जब ये क्लस्टर मॉडल विलेज बन रहा था, और गुरसाई से बहुत से लोग जो हैं, उसमें आपके वालिद मोहतरम भी शामिल थे, वो भी आए थे उस मीटिंग में, और उन्होंने सबने जो है मिलके फैसला किया था कि वो पीएससी जहां पे बननी चाहिए। उसके बाद शायद जिसकी वो जमीन थी उन्होंने देने से इनकार कर दिया, और वो नहीं बन पाई। और फिर देखिए उसमें मैं जरूर कहूंगा कि जहां तक तरक्की की बात है, थोड़ा सा रोल हमारा भी होता है। अगर हम सारा कुछ डिपार्टमेंट पे छोड़ दें कि डिपार्टमेंट ही करवा के देगा, नहीं होता है। कुछ लोग, हम लोगों को भी कुछ रोल प्ले करना होता है, क्योंकि जो लोकल इनहेबिटेंट्स होते हैं उन्हें भी ये देखना होता है कि किस तरीके से तरक्की, अगर हमारी तामीर और तरक्की नहीं हो रही इलाके की, तो कहीं ना कहीं जो रुकावट हो रही आती है उस तामीर और तरक्की में, उस रुकावट को जो है वो हम कोशिश ये करनी चाहिए कि रुकावट ना आए, काम जो है चलता रहे, फिर गवर्नमेंट के काम भी जो है वो चलते रहते हैं। जिशान साहब, पीर पंजाल की खाके की बात नहीं करूंगा मैं, गुरसाई के खाके की बात करूंगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंडर में आती है तो गुरसाई के लिए क्या खाका रहेगा? देखिए गुरसाई तो बिल्कुल। मेरे दिल के बहुत करीब है गुरसाई, क्योंकि बहुत प्यार दिया है गुरसाई की आवाम ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। 80% से ज्यादा लोग आपकी हाँ, जमात के साथ कोई हैं। दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है कि गुरसाई हमेशा से पेश रहा। गुरसाई हमेशा से मैं बस वर्ड्स नहीं है, अल्फाज नहीं है कि मैं अपना जो है शुक्रिया किस अंदाज से गुरसाई की आवाम का करूं। मेरे दिल के बहुत करीब हैं गुरसाई के लोग, और हमेशा से जब भी मुझे या मेरी तंजीम को जरूरत पड़ी तो हमने गुरसाई की तरफ नजर हमने डाली, तो गुरसाई से हमें कभी निराशा नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि गुरसाई में पहले टेन्यूर में राणा साहब ने रोड कनेक्टिविटी गुरसाई को दी, पीएचसी की स्कीम जो है जिस तरीके से वहां पे लाई, उसके बाद जो है लोकल कनेक्टिविटी देने की कोशिश की, बिजली का जो पीडीडी का जो निजाम था वो धर्म भरम था, उसे ठीक करने की कोशिश की। वहां पे स्कूल जो है अपग्रेड करवाए। मैं ये जानता हूं कि अगर मेंढर में सबसे पहले जो दो एमएलए बनने के बाद अगर स्कूल को अपग्रेड हुए थे, तो वो गानी का स्कूल था, वो हायर सेकेंडरी स्कूल उसको बनाया गया, और दूसरा स्कूल जो था वो गुरसाई मूरी का स्कूल था जिसको अपग्रेड करवाया गया। तो ये कहने का मकसद ये है कि हम इस इलाके के लिए काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर बेटर रोड कनेक्टिविटी हो, बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेटर जो है लोग जो है अपनी जिंदगी बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से बसर कर सके। उसके लिए हमें आवाम का भी साथ चाहिए होगा, और जिस तरीके से जो भी रोड मैप होगा आने वाले इलेक्शंस, जब भी इलेक्शंस होते हैं उससे पहले भी हम अपना जो है मैनिफेस्टो है आवाम के सामने रखेंगे और उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। जिशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच।